हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के हम इस लेक्चर में कवर करेंगे हाइड्रोजन एटम का रेडियल वेव फंक्शन को डिस्कस करेंगे। हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में रेडियल वेव फंक्शन डिराइव कर चुके हैं। आज हम हाइड्रोजन एटम के डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए रेडियल वेव फंक्शन डिराइव करेंगे एंड हम उनके प्लॉटिंग देखेंगे, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू आर। ओके तो लास्ट क्लास तक हम इतना देख चुके थे, रेडियल वेव फंक्शन जो कि हमारा आता है आर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो टू द पावर एल ई टू द पावर माइनस रो बाई टू। ये क्या है, मेरा लैंगुअर पॉलिनोमियल है 2l प्लस 1 n प्लस एल। एसोसिएटेड हमने लैंगुअर पॉलिनोमियल निकाल भी लिए थे और यहाँ पर जो रो होता है, रो की वैल्यू आती 2zr अपॉन में n a नॉट। इतना हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं, कहाँ से आया कैसे आया, हम सब कुछ विद द हेल्प ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कर चुके। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा टारगेट क्या है, हमको निकालना है रेडियल वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन फॉर 1s ऑर्बिटल, फॉर 1s ऑर्बिटल। ठीक है, देखो हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, ये निकाल चुके हैं। हमने क्या लिखा है यहाँ पर, r10 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो टू दी पावर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, e टू दी पावर क्या आएगा माइनस रो बाई 2, और क्या बचा मेरे पास l, ये कितना आ जाएगा 1 और 1। किसके लिए 10, s ऑर्बिटल के लिए, n की वैल्यू 1 l की वैल्यू 0। ये क्या हो जाएगा मेरा r10 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो की वैल्यू 2, z कितना आ जाएगा 1, हाइड्रोजन एटम में कितना आ जाएगा 2zr अपॉन में a नॉट, क्योंकि मेरा n का वैल्यू तो 1 है। और यहाँ अच्छा ये किसके आ गया 0 पावर, e टू दी पावर माइनस इसको रखोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2r बाय 2a नॉट, और ये अगेन कितना आ जाएगा, ये तो आ गया कांस्टेंट क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके इसकी वैल्यू। ये कितना हो गया r10, ये प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट क्या लिख दूंगी यहाँ पर n, ये 0 पावर है तो क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा, और ये कितना आ जाएगा e टू दी पावर r बाय a नॉट। ये क्या आ गया आपका अननॉर्मलाइज रेडियल वेव फंक्शन फॉर 1s ऑर्बिटल। अब हम नॉर्मलाइज करना ऑलरेडी सीख चुके हैं, लेकिन हमने जब पहले नॉर्मलाइज करा था हाइड्रोजन एटम जब स्टार्ट किया था, वहां पर हमने थीटा और फाई वाली टर्म्स को भी लिया था, तो आपके पास ओवरऑल वेव फंक्शन आया था फॉर 1s ऑर्बिटल, जिसमें आपका रेडियल पार्ट भी इंक्लूड था और एंगुलर पार्ट भी इंक्लूड था। लेकिन यहाँ पर मुझे सिर्फ रेडियल पार्ट का डिस्कस करूंगी, तो यहाँ पर अगर मैं जब नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालूंगी तो सिर्फ रेडियल पार्ट के रिस्पेक्ट में निकालूंगी। ठीक है, कैसे होगा, 0 टू इन्फिनिटी करूंगी r10, ठीक है, r10 का क्या आएगा कॉन्जुगेट आएगा, साथ में क्या आएगा r²dr, सिर्फ मैं रेडियल वाला पार्ट कंसीडर करूंगी। ओके यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, इसकी वैल्यू रखती हूँ 0 टू इन्फिनिटी, डायरेक्ट हम क्या करते हैं e टू दी पावर माइनस r बाय a नॉट, 2r बाय a नॉट ले लेती हूँ r²dr। मैं ऑलरेडी नॉर्मलाइजेशन करना सिखा चुकी हूँ, आपका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन का जो भी आंसर आएगा आपको उसका रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल करके रूट लगाना है। ओके तो ये यहाँ से कितना आ गया, फॉर्मूला लगाएंगे 2 फैक्टोरियल अपॉन में कितना आएगा 2 बाय a नॉट का क्यूब, ये हो गया मेरा फाइनल। इससे क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल 2, ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ऊपर क्या चले गया ए नॉट बाय में ए नॉट का क्यूब ऊपर चले गया। ठीक है, फाइनल यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास ए नॉट अपॉन में 4 का क्यूब। अभी ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन आ गया, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, n इक्वल टू जो भी इंटीग्रेशन का आंसर आया है आपको क्या करना रहता है, उसका रेसिप्रोकल करा हमने, रेसिप्रोकल करके क्या लग जाती है, रूट लग जाती है। तो n नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट 2, नीचे कितना हो गया a नॉट बाय 3 बाय 2, ये क्या आ गया नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। तो मेरा रेडियल वेव फंक्शन ये क्या है, नॉर्मलाइज्ड है, पहले वाला क्या था अननॉर्मलाइज था, अभी क्या है नॉर्मलाइज्ड, r10 इक्वल टू 2a नॉट की पावर 3 बाई 2 e टू दी पावर माइनस r बाय a नॉट। ठीक है, अब आपको पूरा यहाँ पर रेडियल वेव फंक्शन के लिए ये वाला वेव फंक्शन याद रखना होगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स करना। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्या इसका plots of
R10 and R square 10 with R। ठीक है, जैसे हमने वहां पे करा था मैक्सिमा मिनिमा ये सब निकाला था, सेम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले तो क्या करते हैं, इधर हम R10 करेंगे। कितना आ जाएगा R10 करेंगे तो ये हमारा था 2/A0 × 3/2 e⁻r/- और अगर यही कर देंगे R² 10 = 4/A0 कितना आ जाएगा e⁻²r/A0। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ स्क्वायर क्यों करा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करते थे, साई स्टार करते थे। क्या करते थे, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हम जनरली निकालते थे वो क्या होती थी मेरी, साई स्टार का स्क्वायर, ऐसे करते थे और फाइनली इसको क्या लिख देते थे, साई स्क्वायर लिख देते। तो याद है हम जो भी बनाते थे, फॉर एग्जाम्पल मैंने वहां पे n=1 के लिए ग्राफ बनवाया था, तो उसका क्या बनवाया था, ऐसे बनवाया था। अगर आपको थोड़ा सा याद है, हम उससे रिलेट करेंगे पार्टिकल इन 1D बॉक्स से, तो करना इजी होगा। यहाँ पे क्या था मेरा, साई था, यहाँ एक्स था। ये पहला वाला ग्राफ मैंने ऐसे बनाया था, ये किसके लिए था, साई के लिए था। और अगर याद हो तो ऐसा डॉटेड उसके ऊपर बनाया था, ये मेरा किसके लिए था, साई स्क्वायर के लिए था। ये किसके लिए था, n=1 के लिए था। सिमिलरली जब मैंने n=2 का ग्राफ बनाया था तो वो कुछ कैसा बनाया था, अगर याद हो तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, ऐसे करके कुछ ऐसा जा रहा था। ठीक है, और ये किसका ग्राफ बताया था, ये मैंने साई का बताया था। और साई स्क्वायर के लिए क्या बताया था कि दोनों मेरे डैश वाला पार्ट ऊपर आएगा, ये क्या था मेरा, साई स्क्वायर था। तो बेसिकली साई स्क्वायर क्या बताता था मेरा, साई स्क्वायर बताता था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को बताता था। ठीक है, तो ये मेरा पार्टिकल इन 1D बॉक्स का केस था, वहां पे हमने ऐसे प्लॉटिंग करी थी। सिमिलरली हम यहाँ पर भी देखते हैं कि हाइड्रोजन एटम के केस में ये प्लॉटिंग कैसे होगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमको निकालना है क्या, इसका मैक्सिमा। क्या निकालना है, मैक्सिमा फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैक्सिमा फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास R10 मैक्सिमा कब होगा, देखो ये वाली चीज तो क्या है मेरी, ये वाली चीज तो कांस्टेंट है, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। लेकिन इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है, R10 मैक्सिमा कितना हो सकता है, A0 × 3/2 और ये क्या बन जाएगा मेरा 1, क्योंकि E की मैक्सिमम आप E की पावर चढ़ाएंगे, E की पावर मैक्सिमम 1 ही आ सकता है, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूंगी फिर मैं, ये जो बाद वाला पार्ट है इसको क्या कर दूंगी, ये मैक्सिमम वैल्यू ये आएगी इसकी, ये आएगी ना मैक्सिमम वैल्यू। जैसे वहां पर भी हम करते थे तो क्या होता था, मैक्सिमम वैल्यू जो कांस्टेंट होता था, जैसे मेरा वेव फंक्शन क्या होता था पार्टिकल इन 1D बॉक्स का, √2/L sin n πx/L करते थे। तो sin n πx/L की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती थी, 1 हो सकती थी। तो हम क्या करते थे, उसको 1 के इक्वल पुट करके वहां से x की वैल्यू निकाल लेते थे डिफरेंट। सेम यहाँ पर भी क्या करेंगे, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, R10, इसको आप क्या लिख सकते हो, मैक्स, इतना हो सकता है मैक्स। कब, जब ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो। तो क्या करेंगे हम इसके लिए करेंगे, इफ ये कब होगा इसके बराबर, इफ R/A0 = कितना आ जाए, 1 के इक्वल आ जाए। ठीक है, तभी क्या होगा, ये वैल्यू सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी। मिनिमम करना है तो मिनिमम के लिए माइनस में चले जाएगा, तो ये माइनस में आ जाएगा। कांस्टेंट से हमको कोई वो नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट हमेशा फिक्स रहेगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, E/A0 1 कब लिख सकते हैं, e⁻0 मीन्स 1 होता है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेट कर लेते, तो -R/A0 = 0 आ गया। तो यहाँ से क्या आ गया, R = 0 आया। और R = 0 मेरी क्या है, ये तो मेरी बाउंड्री कंडीशन है। ये क्या है, बाउंड्री कंडीशन है। बाउंड्री कंडीशन भी है और मेरा मैक्सिमा भी कहाँ, मैक्सिमा, हाँ मैक्सिमा भी मेरा कहाँ पे आ रहा है, R = 0 पे आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर करूंगी तो ये कितना हो जाएगा मेरा, R² 10 करा तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, अच्छा ये ऑलरेडी कर लिया। किसके लिए करा हमने, मैक्सिमा के लिए करा, तो कितना आ जाएगा, 4/A0 सिमिलरली यहाँ पर भी यही करूंगी। सिमिलरली क्या करा, सिमिलरली e⁻2 R/A0 = 0 रहेगा।
तो e टू द पावर 2r बाय ए नॉट, e की पावर कितनी है, e की पावर कितनी आ जाएगी 1, यहाँ से कितना आ गया 0, तो ये भी क्या बन गया r इक्वल टू 0। दोनों के लिए सेम आया, जो मैक्सिमा आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, बाउंड्री कंडीशन पे आ रहा है और 0 पर ही आ रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसके बाद क्या फाइंड आउट करते हैं, नोड्स फाइंड आउट करते हैं, दोनों के नोड्स देखते हैं। नेक्स्ट क्या डिटरमाइन कर रहे हैं हम लोग, नोड्स देख रहे हैं। नोड्स के लिए क्या करते हैं, सिंपल r10 के 0 के इक्वल कर दो। नोड्स मतलब वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज 0, तो यहाँ पर ऐसा रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, r10 करा तो ये कितना था मेरे पास, ये था 2a0 की पावर 3/2 e टू द पावर माइनस कितना आएगा r बाय ए नॉट इक्वल टू 0। अब ये चीज तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट उधर जाके 0 ही बन जाएगी, तो कितना आ गया r बाय ए नॉट इक्वल टू कितना आया 0 आया। अब हमको पता है इसको 0 बनाना है, तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर इन्फिनिटी, यहाँ से क्या आ जाएगा एनीथिंग टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होगा और 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो गया। ठीक है, ये इसको हमने जस्ट एक करके देखा है। तो क्या करेंगे, e टू द पावर माइनस r बाय ए नॉट इक्वल e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, क्या आ गया r बाय ए नॉट माइनस इन्फिनिटी, कितना आ जाएगा यहाँ से r इन्फिनिटी। अगेन ये भी क्या आ गई, बाउंड्री कंडीशन ही आ गई। तो यहाँ पर भी करेंगे हम, जब इसके लिए सॉल्व करेंगे r10 स्क्वायर का नोड निकालेंगे तो इसका भी क्या आएगा, बेसिकली r इन्फिनिटी। अगेन ये क्या हुआ, बाउंड्री कंडीशन, क्या हो गया ये बाउंड्री कंडीशन। अगर ये मेरा बाउंड्री कंडीशन हुआ, अगेन यहाँ पर भी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, r इन्फिनिटी आ जाएगा और ये भी क्या बन जाएगा मेरा बाउंड्री कंडीशन। इससे क्या मिलता है हमको कि यहाँ पर कोई भी नोड्स नहीं है, क्या आएगा यहाँ पर, नो रेडियल नोड्स। ये वर्ड याद रखना जरूरी है, हम रेडियल फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो नो रेडियल nodes exist in 1s orbital of hydrogen atom। ठीक है, क्या है, कोई भी रेडियल नोड एग्जिस्ट नहीं करेगी 1s ऑर्बिटल के हाइड्रोजन एटम में। ओके, अब देखते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं हम दोनों का। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, ये मेरा ग्राफ ऐसा स्टार्ट हुआ, यहाँ पर मैंने क्या लिया r10 लिया और यहाँ क्या लिया r लिया। ठीक है, अब क्या होगा, मेरा ग्राफ कुछ ऐसा स्टार्ट होके और ऐसा एंड होगा। ये बेसिकली मेरा क्या है, यहाँ पे देखो r0 है, r0 पे ही मेरा क्या आ रहा था, r10 मैक्स आ रहा था, कितना आ रहा था 2 अपॉन में ए नॉट टू दी पावर 3/2, और मेरा नोड कहीं आ ही नहीं रहा था और ग्राफ एक्सपोनेंशियल डीके होके क्या जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि उसकी लास्ट लिमिट इन्फिनिटी है। सिमिलरली अगर मैं इसका भी ग्राफ बनाती हूँ तो ये भी मेरा कैसे जाएगा, अच्छा ये थोड़ा सा ऐसे आएगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा स्टीप होके जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर लगेगा, e टू द पावर माइनस 2r अपॉन में ए नॉट है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है e टू द पावर r बाय ए नॉट है। ठीक है, ये ग्राफ बेसिकली किसका आ रहा है, ये ग्राफ आ रहा है r10 इक्वल टू कितना आएगा 2a0 3/2 e टू द पावर माइनस r बाय ए नॉट का ग्राफ है। और ये वाला ग्राफ थोड़ा सा ज़्यादा स्टीप होके जाएगा, क्यों, क्योंकि ये r² 104 कितना आएगा, ये 4 अपॉन में ए नॉट का क्यूब e टू द पावर माइनस 2r बाय ए नॉट स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम कितना आ जाएगा, r10 का मैक्सिमम आएगा 4a0 का क्यूब। यहाँ पर क्या बनाया मैंने, r² 10 का ग्राफ है और ये क्या है r है। क्लियर है, दोनों ग्राफ समझ में आए। लेकिन अगर हम इसका प्रैक्टिकल वर्जन देखें तो ये ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, ध्यान से देखिए, ये क्या बोल रहा है, ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 पे मैक्सिमा दे रहा है, ये वाला 0 पे, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं मेनली, क्यों, क्योंकि बेसिकली जो स्क्वायर करते हैं वो हमको प्रोबेबिलिटी का बताता है। ठीक है, वेव फंक्शन का स्क्वायर हमको प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है, तो यहाँ पर स्क्वायर करने पे इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर रीजन पे क्या है, प्रोबेबिलिटी मेरी
है पार्टिकल के मिलने की मैक्सिमम है, एक्चुअली में मैक्सिमम आ रहा है तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। और अगर हम इसको ध्यान से समझे तो बेसिकली मेरा आर क्या रिप्रेजेंट करता है, आर रिप्रेजेंट करता है ये क्या है मेरा, ये सपोज मेरा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के ये अराउंड इलेक्ट्रॉन ऐसा रहता है। तो बेसिकली ये जो मेरा ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्लाउड घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन से जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस का वो मेरा कौन रिप्रेजेंट करता है, वो मेरा बताता है आर। ठीक है, और अगर मेरा आर जब जीरो था और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ रही, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो मेरा ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर है, वो इसी पोजीशन पे। ये कैसे पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि न्यूक्लियस के ऊपर ही, मतलब जस्ट आर इक्वल टू जीरो, मतलब बिना कोई डिस्टेंस पे न्यूक्लियस से ही जस्ट पास में मेरा इलेक्ट्रॉन है। तो बेसिकली ये क्या है, मेरा गलत पिक्चर है। ठीक है, गलत पिक्चर क्यों है, क्योंकि क्यों when we plot R10 और R square 10 versus R, then we will get maximum probability at R इक्वल टू जीरो। क्या बोला, एट R इक्वल टू जीरो, या फिर क्या लिख सकते हैं, देन वी विल गेट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की जगह हम ये भी लिख सकते हैं मैक्सिमम रेडियल डेंसिटी, देन we found the maximum radial density at R equal to 0, which is not possible, which is not possible। ठीक है, क्यों पॉसिबल नहीं, अभी मैंने बताया कि कैसे हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जस्ट न्यूक्लियस के पास ही हो। ठीक है, सो द कर्व क्या लिखेंगे हम, सो द कर्व कौन सा वाला, या तो यहाँ पर डायरेक्ट इसको ही ले लीजिए तो भी सही होगा, व्हेन वी प्लॉट, डायरेक्ट लिखते हैं व्हेन वी प्लॉट, हम सिर्फ इसके बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं ये, देन वी फाउंड maximum radial density at R equal to 0, which is not possible, so the curve R square 10 versus R does not give the real picture, does not give the real picture। ठीक है, क्या है, रियल पिक्चर नहीं दे रहा, तो फिर रियल पिक्चर क्या है और ऐसा आ क्यों रहा है वो समझते। देखिए, जब आपने पता है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितनी होती है मेरी, साई स्टार साई, और ये कितना आता था, डी टाउ आता था। ठीक है, साई स्टार साई, हाँ ठीक है, डी टाउ रहता था, और आप डिवाइड में क्या करते थे, डी टाउ करते थे, तो आपके पास ये फाइनली क्या बन जाता था, साई स्टार बचता था कुछ ऐसा, और आप क्या लिख देते थे यहाँ पर, साई स्क्वायर लिख देते थे, ऐसा कुछ करते थे। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी था, ये इंटीग्रेशन को डिवाइड करना पड़ता था वॉल्यूम डी टाउ से, ये कैंसिल होगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से, ये आ जाता था। ये नॉर्मल वाला केस था। ठीक है, फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए बिल्कुल सही था, फॉर कार्टेशियन सिस्टम किसके लिए बिल्कुल सही था, फॉर कार्टेशियन सिस्टम के लिए बिल्कुल सही था, लेकिन फॉर पोलर सिस्टम, जब आपका पोलर सिस्टम होगा तो वहां पे डी टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, आर स्क्वायर डी आर होता है। ठीक है, आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जनरली आप क्या कर देते थे, इसको एक के लिए बात करना है तो डी एक्स ले लो, और यहाँ पर भी डी एक्स ले लो एक के लिए एक्स के लिए बात कर रहे हैं, 3D बॉक्स के लिए करोगे तो डी टाउ लेना, डी एक्स डिवाइड डी जेड, डी एक्स डिवाइड डी जेड कैंसिल हो जाए। यहाँ पर चूंकि हम रेडियल वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने डी आर लिया। हमारा डी टाउ आर स्क्वायर डी आर होता है, तो जब अगर आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालेंगे तो फिर ये क्या होगा, ये होगा R10
आर स्टार कॉन्जुगेट 1 0, साथ में आर स्क्वायर डी आर भी आएगा और फिर आप डी आर से डिवाइड लगाएंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बेसिकली क्या बनेगी, ये बनेगी आर स्क्वायर 1 0, साथ में स्मॉल आर का स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, क्या होगा, साथ में स्मॉल आर का स्क्वायर भी आएगा। अब ये रियल पिक्चर है। अब आप जो ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ किसके वर्सेस क्या बनेगा, वो ग्राफ बनेगा, यहाँ पर आप आर लोगे और यहाँ पर आपको लेना होगा आर स्क्वायर 1 0 आर स्क्वायर। ये आपका क्या होगा, रियल पिक्चर होगा ग्राफ का। अब आप इसके लिए ग्राफ बनाएंगे तो वो क्या होगा, आपका फाइनल ग्राफ वो आएगा। ठीक है, तो अब हम रियल ग्राफ बनाते हैं। इसका क्या आएगा, मेरे पास क्या था, R1 0 इक्वल टू कितना था, 2a0 की पावर 3/2 e टू द पावर माइनस r बाय a0। अगर मैं इसको कर दूं r स्क्वायर 1 0 r स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, r स्क्वायर आगे ले लेती हूँ मैं, ये पूरा ऐसा हो जाएगा 2r स्क्वायर a0 की पावर 3/2, पीछे क्या बच जाएगा e टू द पावर माइनस 2r बाय a0। ये अब हमको इसके लिए प्रॉपर ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो ये मैं ग्राफ बना देती हूँ। क्या करा, ये मैंने यहाँ पर r ले लिया और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर 1 0 आर स्क्वायर। चूंकि हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्रॉपर नहीं ले रहे थे तो हमारा रियल प्लॉट रियल सेंस कैसे देगा फिर वो हाइड्रोजन का एटम का। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, इसमें करेक्शन करा। क्लियर है, चलिए तो आगे अब देखते हैं हम इसकी ग्राफ प्लॉट कैसे करेंगे। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, वही मैक्सिमा निकालो, नोड निकालो, मिनिमा निकालो। तो देखो किसी का भी मैक्सिमा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, याद रखना, टू डिटरमाइन द मैक्सिमा, टू डिटरमाइन द मैक्सिमा, टू डिटरमाइन द मैक्सिमा ऑफ एनी वेव फंक्शन, एनी वेव फंक्शन, differentiate it with the variable for whom maxima is find out, for that the maxima is find out, for that maxima is find out, and then equate it with 0। ठीक है, ये आपको करना है मैक्सिमा फाइंड आउट करने के लिए। क्या करेंगे, सपोज लेट psi be a wave function and we want x maxima। क्या करना है, x मैक्सिमा निकालना है। तो आप क्या करोगे, d psi बाई डी एक्स करो और इक्वल टू क्या कर दो 0। इससे जो भी वैल्यू आएगी x की वो क्या होगी, यहाँ पे मिलेगा x मैक्स। ठीक है, x की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी आपको। अब देखो यहाँ पे डिटरमाइन द मैक्सिमा और मिनिमा, पता कैसे चलेगा कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, तो जब अगर आप इसको डबल डिफरेंशिएट करोगे, डबल डिफरेंशिएट करने पर आंसर नेगेटिव आया तो आप बोलोगे वो क्या है, मैक्सिमा है। ठीक है, और अगर डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद आपका आंसर पॉजिटिव आया तो आप उसको क्या बोलोगे, वो उसका क्या है, मिनिमा की वैल्यू है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना आपको, जिसका भी मैक्सिमा या मिनिमा निकालना उसका डिफरेंशिएशन करो, इक्वल टू 0 रख दो। 0 रखने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो आपको क्या देगी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू। अब पता कैसे चलेगा कि डिफरेंशिएट करने पर मैक्सिमा मिलेगा कि मिनिमा, तो आपको क्या करना है, एक और बार डिफरेंशिएशन करना है। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, नेगेटिव में आई वैल्यू तो मैक्सिमा है, पॉजिटिव में वैल्यू आई तो मिनिमा है। ठीक है, ये जनरल क्या है, मेरा मैथ्स का कंसेप्ट है किसका, मैक्सिमा मिनिमा का। क्या है ये बेसिकली मैक्सिमा मिनिमा निकालने का कंसेप्ट है, मैथ्स का कंसेप्ट है ये। ठीक है, हम इसको यूज कर रहे हैं यहाँ पर क्वांटम में। क्लियर है, चलिए तो अब यहाँ पर हम देखते हैं इसके मैक्सिमा निकालेंगे।
क्लियर है? मैक्सिमा निकालेंगे तो कहाँ काम करते हैं, यहाँ हम मैक्सिमा निकाल लेते हैं, नेक्स्ट में उसका ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। तो मैक्सिमा निकालने के लिए क्या करेंगे हम, डी, इसको क्या करेंगे, आर स्क्वायर 10 आर स्क्वायर अपॉन में कितना करेंगे, डी आर करेंगे इक्वल में 0। करते हैं सॉल्व, हम इसको करेंगे सॉल्व तो ये कितना आ जाएगा, कांस्टेंट कितना है 2a0/3/2 बाहर निकाल दिया मैंने, और अंदर क्या बचेगा, d/dr कितना आ जाएगा, ये मेरा r स्क्वायर e⁻²r/a0 इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट पूरा 0 के बराबर चल जाएगा और इसमें क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट वाले को रखेंगे, क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को रखा, आर स्क्वायर को रखा, सेकेंड वाले का डिफ्रेंसिएशन e⁻²r/a0 प्लस e⁻²r/a0 और क्या करेंगे, फर्स्ट वाले का डिफ्रेंसिएशन, ये 0, ये पूरी टर्म वहां जाके 0 बन जाएगी क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये मैंने डिफ्रेंसिएशन कर दिया। क्या आ जाएगा डिफ्रेंसिएशन, आर स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन e⁻, कुछ भी का डिफ्रेंसिएशन कुछ भी, और कुछ भी का डिफ्रेंसिएशन कितना आ जाएगा, -2r/a0। क्लियर है? प्लस ये एज इट इज लिखा 2r/a0 और इसका डिफ्रेंसिएशन कितना आ जाएगा, 2r इक्वल टू 0। ये मेरा एक्सप्रेशन बन गया। यहां से मुझे क्या क्या मिला, यहां से मुझे मिला, आगे कितना आ गया था, -2r² अपॉन में a0 e⁻²r/a0 प्लस 2r e⁻²r/a0 इक्वल टू 0, इतना मिला। इसमें से मैं कॉमन निकाल देती हूँ, -2r/a0 कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा, अच्छा 2 भी कॉमन निकाल देती हूँ, दोनों तरफ से आया 2 मेरे पास, अंदर क्या बचा मेरे पास, अंदर बचा r²/a0 माइनस में यहाँ से क्या बचा, प्लस कितना बचेगा, r इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। क्लियर है? देखो अब ये 2 चाहो तो आप उधर ले जाके 0 कर सकते हैं, कांस्टेंट है तो 2r/a0 ये कितना आ गया, -r² प्लस r इक्वल टू 0। अब मेरे पास यहाँ से दो कंडीशन बनती है, दो कंडीशन क्या बनती है, या तो मैं क्या करूँ, 0 रूट्स ऐसे ही निकालते हैं, या तो हम इसको 0 रख सकते हैं या तो हम इसको 0 रख सकते हैं। तो पहले मैं क्या करती हूँ, मुझे पता है ऑलरेडी e⁻²r0 2r/a0 को 0 रखूंगी तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा, ये r की वैल्यू कितनी बैठेगी, r की वैल्यू इन्फिनिटी बैठेगी। ये तो क्या आ गई मेरी बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन, तो कोई मतलब नहीं है इसका, तो यूज करके बाउंड्री कंडीशन आ गई। नेक्स्ट वाले पार्ट को रखती हूँ मैं, दैट इज -r² प्लस r इक्वल टू 0। ठीक है, ये a0 का मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये कितना आ जाएगा, बेसिकली -r² प्लस a0r इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सेटल कर लेते हैं प्रॉपर, तो r² माइनस a0r इक्वल टू 0, माइनस साइन मैंने हटा के ऐसे कर दिया। यहाँ से क्या बचा, r माइनस a0 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। अगेन मेरे पास फिर से दो कंडीशन बची यहाँ पर, या तो r इक्वल टू 0 ले लूँ या r माइनस a0 इक्वल टू 0 ले लूँ। ठीक है, तो क्या करूँगी मैं यहाँ पर, एक बार r इक्वल टू 0 लिया, अगेन ये क्या बन गई मेरी बाउंड्री कंडीशन, ये क्या बन गई मेरी बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, r इक्वल टू 0 बाउंड्री कंडीशन, r इक्वल टू इन्फिनिटी बाउंड्री कंडीशन, लेकिन थर्ड पार्ट बचा मेरा। थर्ड पार्ट क्या है, बेसिकली r माइनस a0 इक्वल टू 0 लिया तो r इक्वल टू a0, ये क्या आ गया मेरा, r मैक्सिमा आ गया। ठीक है, क्या निकला मेरा, r मैक्सिमा निकला, कितने पे आएगा, r इक्वल टू a0 पे। ठीक है, अब ऐसे ही करके मैं नोट्स फाइंड आउट कर लूंगी। नोट्स फाइंड आउट करने के लिए भी क्या करूंगी, याद रखना, यहाँ पर डबल बॉक्स बना देती हूँ। ये मेरा क्या आया, ये बेसिकली मेरा आया आर मैक्स। ठीक है, आर मैक्स की वैल्यू किस पे आ रही है, a0 पे आ रही है। डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या निकालेंगे, नोट्स निकालेंगे। नोट्स निकालते हैं, नोट्स निकालने में क्या, वही करो, r² 10 r² इक्वल टू 0 रख दो। क्या आएगा, r² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 अपॉन में 4 कितना आएगा, a0 का क्यूब। अच्छा यहाँ पर हमने स्क्वायर तो कर लिया था ना, एक बार चेक कर लेना,
यहाँ पर आर स्क्वायर रखा था, हाँ यहाँ पर इसका हमने स्क्वायर नहीं करा था ना, यहाँ पर स्क्वायर कर लेना, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है वैसे उससे, लेकिन फिर भी करेक्ट होना चाहिए। कितना, 4r² अपॉन में a0 का क्यूब। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 4, क्योंकि वो वैसे भी कांस्टेंट है तो वो तो चले ही गया होगा, ठीक है, सब जीरो में चले गया होगा, यहाँ पे कहीं भी नहीं वो जीरो हट गया, बस सही करने के लिए, क्योंकि नहीं तो फिर आगे भी आप सब जगह गलत करोगे, इसलिए मैंने इसको ऐसे करवा दिया, ठीक है। बाकी वो कांस्टेंट तो वैसे ही यहाँ जाके जीरो हो गया था, लेकिन यहाँ पर यूज रहेगा इसलिए मैंने कराया प्रॉपर तरीके से। r², ये कितना आ जाएगा, e⁻²r/a0, और ये कितना आ गया, r² इक्वल टू 0। यहाँ पे आप अगेन वही कर लो, e⁻²r/a0 और r² इक्वल टू 0, ये कांस्टेंट उधर जाके 0। अगेन दो कंडीशन आ गई, अब एक वेरिएबल यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, एक बार इसको 0 कर लो, एक बार उसको 0 कर लो। आप किसी को भी 0 के इक्वल रखोगे आपको क्या मिलेगी, हमेशा बाउंड्री कंडीशन 0, और यहाँ पर r² इक्वल टू 0 करा, यहाँ r इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगा, हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं ऐसा वाला, यहाँ पे r इक्वल टू 0 आ जाएगा। दोनों ही क्या है मेरी, दोनों ही है बाउंड्री कंडीशन, क्या है, दोनों ही है मेरी बाउंड्री कंडीशन, ठीक है, क्या है, दोनों मेरी बाउंड्री कंडीशन है। तो क्या लिखूंगी मैं कंक्लूजन, दस नो नोड्स एग्जिस्ट, नो रेडियल नोड्स एग्जिस्ट, नो रेडियल नोड्स एग्जिस्ट, ठीक है, याद रखना, ऐसा करने पे भी क्या होगा, मेरी कोई भी रेडियल नोड नहीं है। अब आता है मेरे पास ग्राफ प्लॉट कैसे करूंगी, तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये आपने ऐसे करा, ये आपका कुछ ऐसे टाइप का आएगा, यहाँ आपका क्या आ जाएगा, मैक्सिमम कहाँ आ रही थी, a0 पे आ रही थी, ये आपका r आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा, r², 10 r², ये यहाँ ऐसे आएगा, ये ऐसे हुआ, ये क्या आ गया, मोस्ट प्रोबेबल आ गया, ठीक है। अब देखो जो मेरा ये वाला पार्ट है, यहाँ पर क्या होगा, r² डोमिनेट करेगा, r² डोमिनेट्स, और पीछे वाला पार्ट -r/a0 डोमिनेट्स, 2r/a0 डोमिनेट, ठीक है, आया समझ में, ये क्या आ गया मेरा, यहाँ पर आ गया मोस्ट प्रोबेबल आएगा, कितना आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबल, यहाँ पर कितने पे आएगा, a0 पे। तो अब ये मेरा क्या होगा, रियल पिक्चर होगा, क्योंकि यहाँ पर r इक्वल टू 0, न्यूक्लियस के पास ऑब्वियसली कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे मिलेगी, फिर जैसे जैसे बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ना स्टार्ट होगी, फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमा हो जाएगी, फिर आप फर्दर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज। तो ये एक्चुअल में मेरा हाइड्रोजन आइटम में 1s ऑर्बिटल का क्या है, रियल पिक्चर है, ठीक है, जो हम डायरेक्ट बनाएंगे, क्योंकि हमने पहले वाले प्लॉट में क्या करा था, r² को भूल गए थे, जबकि यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आप d टाउ लेंगे तो d टाउ r² dr होगा फॉर पर्टिकुलर रेडियल फंक्शन। अगर कंप्लीट वेव फंक्शन लेते तो फिर साइन थीटा फाई सब कुछ कंसीडर करना हो, लेकिन हम यहाँ सिर्फ रेडियल फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ r वाला पार्ट कंसीडर करना है, ओके। तो ये मेरा क्या निकल गया, यहाँ से हमने फाइनल प्लॉट कर लिया। अब यहाँ पर एक चीज और आती है, क्या आती है, अगर आपको कोई नोड्स निकालने का बोले, अगर आपको क्या बोले, कोई डायरेक्ट नोड्स निकालने को बोले, तो नंबर ऑफ नोड्स इक्वल टू होती है मेरी n-l-1। ये फॉर्मूला याद रखना, अब कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हम ऑलरेडी दो सिस्टम पढ़ चुके हैं, पार्टिकल इन अ 1D बॉक्स एंड पार्टिकल इन अ हार्मोनिक ऑसिलेटर। वहां पर दोनों केस में नंबर ऑफ नोड्स कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से निकलती, ठीक है। हमने जैसे पार्टिकल इन 1D बॉक्स में कैसे निकलती, नोड का फॉर्मूला था n-1, लेकिन यहाँ रखना, यहाँ पर इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम number of nodes depend on both, number of nodes depend on both n and l, ठीक है। मेरी क्या होगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर दोनों पे मेरी क्या करेगी, नोड्स डिपेंड करेगी। फॉर एग्जांपल हम करके देखते हैं, फॉर 1s के लिए कितना आएगा, n की वैल्यू
1, एल की वैल्यू 0, तो नोड्स निकालते हैं। नोड्स कितनी आ गई मेरे पास, ये आ गई 1 माइनस एल की वैल्यू 0 माइनस 1, कितना आ गया आंसर 0। और हमने प्लॉटिंग के थ्रू भी देखा कि मेरे पास क्या है, 0 रेडियल नोड है इन केस ऑफ 1s हाइड्रोजन, 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। We will continue 2s orbital of hydrogen atom in next lecture. ठीक है, thank you so much for watching. Keep learning, keep growing.